हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन डॉक्टर। मेरा नाम शुभम है और संकल्प बैच जो कि फिजिक्स के लिए या आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमने शुरू किया है, उसमें लगातार क्लासेस हम करवा रहे हैं। कल हमने एक फोर्स या बल के नाम से लेक्चर डाला था, जिसमें हमने फोर्स क्या होता है, कौन कौन से फोर्स होते हैं, मोमेंटम क्या है, गति मतलब कि इनर्शिया क्या है, ठीक है, और इम्पल्स क्या है, इन सब बारों चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करी थी। इसलिए की थी क्योंकि हमको न्यूटन की गति के नियम पढ़ने थे। इंडिविजुअल भी उससे क्वेश्चन आते हैं और न्यूटन की गति के नियम हैं, 3 नियम हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और इन नियमों को जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी था कि इनर्शिया क्या है। इसीलिए हमने इनर्शिया पे 2-3 मतलब इनर्शिया में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश इसके पहले हमने की, ताकि जब हम न्यूटन के नियम पढ़ाएं और उसमें इनर्शिया का नाम ले तो तुम्हें ऐसा ना लगे कोई नई चीज़ आ गई है ना। तो शुरू करते हैं। अब जैसे न्यूटन की गति का नियम है। अब न्यूटन का गति का पहला नियम है कि कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में या एक समान गति में एक सीधी रेखा में रहती है जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर उसे अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाध्य न किया जाए। ठीक है, तो लगभग यही बात हमने कल जड़त्व के नियम में की थी, मतलब जड़त्व में की थी। क्या थी की थी। अब जैसे कोई एक वस्तु है, ठीक है, इसका मास कोई m है, इस पे हम F फोर्स लगा के इधर से धक्का मार रहे हैं तो ये आगे को बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स बंद कर दिया तो वहीं पर रुक जाएगी ना। लेकिन अगर न्यूटन का नियम देखा जाए तो कह रहा है कि अगर कोई चीज गतिमान अवस्था में है तो वो तब तक रहेगी जब तक उसको बाहरी कोई फोर्स लगा के रोका ना जाए। न्यूटन का पहला गति का नियम तो यही कह रहा है ना। अगर कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब मान लो कोई एक M1 द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है, एक पिंड है, एक या वस्तु है जिसका कोई M1 द्रव्यमान मान लो 100 kg की है, वो ऐसे रखी है जब तक इस पे कोई फोर्स लगा के धक्का मार के इसको यहाँ से यहाँ नहीं किया जाएगा। न्यूटन का पहला नियम तो यही कहता है। अब जैसे एक गैलीलियो ने एक जड़त्व का सिद्धांत दिया, जैसे ये मान लीजिए एक है ना, मान लो कोई h हाइट से, ये इस हाइट से कोई हमने गोली ली और यहाँ पे ऐसे लुढ़का दी। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब लुढ़काया तो हम ये मान चल रहे हैं कि ये एकदम चिकनी सतह है, ठीक है। तो गोली यहाँ से गई और यहाँ से यहाँ तक, जहां तक इस हाइट के बराबर तक गई और यहाँ तक जाएगी, ऐसे ऐसे लुढ़कते 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 यहाँ तक गई। मतलब ऐसे 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 वो, सॉरी, वो गति करती रही, ठीक है ना। तो अगर हम कोई बाह्य बल का प्रयोग ना करें तो लगातार ऐसे 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 ही करती रहेगी। इसी को गैलीलियो ने इनर्शिया कहा, ठीक है, इनर्शिया कहा। तो गति का पहला नियम क्या है, कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में या एक समान गति में एक सीधी रेखा में रहती है। कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए या एक सीधी रेखा में गति करती रहती है। मतलब अगर ये चल रही है ऐसे तो ऐसे चल रही है, चल रही है, चल रही है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे उस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाध्य न किया जाए। ठीक है, पहला नियम ये कहता है कि अगर बाह्य बल लगाकर उसको रोका नहीं जाता तो चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, या रुकी है तो रुकी ही है। जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल या बाहरी चीज लगा के रोका ना जाए उसको, ठीक है ना। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। अविचलित वस्तुओं की स्थिर अवस्था में रहने या समान वेग से गतिमान रहने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। यही अभी हमने बताया। कोई चीज है ऐसे 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 कर रही है ना, तो ये जड़त्व का नियम यही तो है कि अगर चलता जा रहा तो चलता जा रहा, रुका है तो रुका ही है। ठीक है, अपनी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है और उसका विरोध करती है दूसरी अवस्था में जाने के लिए, ठीक है ना। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम हो गया। अब इसके भी एग्जाम्पल भी हम समझेंगे, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जड़त्व किसी वस्तु को अपनी गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जड़त्व क्या है कि अगर कोई चीज ऐसे, जैसे अब एक एग्जाम्पल जो कि कल जब हम जड़त्व पढ़ रहे थे तब भी हमने बताया, जैसे एक गिलास है यहाँ पे, ठीक है, गिलास के ऊपर हमने कोई ऐसे मान लो पेपर रखा, पेपर के ऊपर यहाँ पे एक सिक्का रखा। अब सिक्का एकदम स्थिर अवस्था में है ना, हमने अगर इसको खींच लिया, इस पेपर को खींच लिया तेजी से बाहर को, तो सिक्का वहीं, ठीक है, वो अब ये नहीं कि सिक्का इसके साथ चला जाएगा, सिक्का यहीं रहेगा। क्योंकि ग्लास अगर कागज हट गया तो सिक्का नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो उसकी वास्तविक स्थिति थी वो विराम की अवस्था में था, वो विराम की अवस्था में ही रहना, ये नहीं कि कागज में चिपक के साथ चला गया, ठीक है। तो सिक्का वहीं पे हो जाएगा, कल हमने बताया था ना, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक
किलोग्राम होता किसका, जड़त्व का। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। कल भी हमने बताया था न्यूटन का पहले गति का पहला नियम जो है ये कहता है कोई चीज किसी अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहना चाहती है, दूसरे में अवस्था जाने में विरोध करती है। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है। अब जैसे एक बस पे हम सवार हो गए, ठीक है, हम बस पे सवार हुए, अब बस चल दी, इधर आगे को चल रही है, ठीक है, चल दी। अब बस अगर चल दी और ड्राइवर साहब यहाँ बैठे और उन्होंने क्या किया कि ब्रेक लगा दिया। जब ड्राइवर साहब ने ब्रेक लगाया तो जो कि बस चल रही थी, अगर इसके अंदर हम खड़े थे तो हम भी, अगर हम खड़े हैं मान लो, तो हम भी चल ही रहे थे ना बस के साथ, हमारी भी कुछ गति थी। जब इन्होंने ब्रेक लगाई तो हम आगे को बढ़ने लगे, मतलब हम आगे को बढ़ गए, ठीक, आगे की ओर गिरने लगे, क्योंकि हम अपने आप को रोक लेते हैं। अगर यही अगर यहाँ पे घर्षण ना हो, और क्योंकि हमने कल बताया था ना कि बल, तमाम तरह के बल कल हमने इसलिए बता दिए थे कि नीचे को ग्रेविटी लग रही है, घर्षण लग रहा है, इलेक्ट्रिस्ट, मैंने तमाम तरह के फोर्स इसलिए बताया था कि एक चीज पे तमाम तरह के फोर्स लगते हैं ना। अगर केवल, अब जैसे ड्राइवर है, एक समझो बात को, जैसे ड्राइवर हैं, ड्राइवर साहब हैं, ये बस चला रहे हैं, ये दो पहिया लगा दिया, हम इसके अंदर खड़े हैं, अगर वो ब्रेक लगाएंगे तो हम आगे की ओर झुक जाएंगे ना, क्योंकि हम जिस अवस्था में हैं, जैसे हम गति की अवस्था में हैं तो हम गति की अवस्था में ही रहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आगे की ओर रुक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अचानक रोक दिया तो फिर हम अचानक, क्योंकि हम तो गति में है, बस अचानक से रुक गई ना, तो हम अपने आप को आगे की ओर झुक के अपने आप को रोकेंगे, ठीक है ना। तो इसी इसको शरीर का जड़त्व तो कहते हैं, जो गति को बनाए रखना चाहता है ना, शरीर चाहता है कि हम गति में रहें, जैसे बस गति में थी, क्योंकि बस रुक गई, शरीर आगे को लुढ़कता है, ठीक है, इस बात को समझो। जैसे बस या ट्रेन है, अचानक चल दी, अब जैसे हम बैठे हैं ट्रेन बस के अंदर, हम मान लो कोई आदमी बस के ऊपर ऐसे बैठा है, अब बस है, जब अचानक चलती तो क्या होता है, यात्री पीछे की ओर झुक जाता, क्योंकि बस चल दी, बस स्पीड में आ गई, तुम स्थिर ही थे, ठीक है। शरीर क्या चाहता है कि हमारी स्थिति ऐसे बनी रहे, यही तो होता है। अचानक बस चलती तो हम पीछे को चले जाते हैं, अचानक गाड़ी में बैठे हैं या किसी में बैठे हैं, अचानक उसने बढ़ाया तो हम पीछे को चले गए, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी स्थिति थी, या क्योंकि बस खड़ी थी हम भी खड़े थे, हम चाहते हैं कि हम अपनी पूर्व स्थिति में बने रहें, यही पहला नियम है न्यूटन का, कि हम अपनी पूर्व स्थिति में बने रहना चाहते हैं। अब ये सब एग्जाम्पल मैंने कल करवाए थे, इसीलिए मैंने कल जब चैप्टर कराया तो हमने सोचा कि जब हम न्यूटन के गति के नियम बता रहे होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको आ भी रही होंगी, जिसने भी मन से देखा होगा, ठीक है। पेड़ से गिरते समय पके फल नीचे आ जाते हैं, लेकिन शाखा हिलाने पर पत्तियां व छोटे फल अलग होकर गिर जाते हैं, क्योंकि फल और पत्तों का भी तो जड़त्व होता है ना, वो भी तो अपनी स्थिति में बने रहना चाहते हैं। बात को समझो, पके फल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी है, अन्य फोर्स भी लगते हैं, हमने बताया ना। नीचे के लिए कल हमने बताया था, फ्री फॉल भी बताया था, सारे नियम, बहुत सारे नियम कल हमने बताया था। सिक्के के ऊपर रखे गत्ते, अभी जो हम बता रहे थे कि ग्लास है, उसमें एक ऊपर पेपर रखा, उसमें सिक्का रखा, अगर पेपर हम तेज से खींच लेते हैं तो सिक्का अपनी स्थिति में बना रहना चाहता है ना, सिक्का नीचे गिर जाएगा, नहीं ना कि सिक्का उसके साथ वापस भग जाएगा। तो पहला गति का नियम तो आपको मैंने कंफर्म करा दिया। अब ठीक है, पहला गति का नियम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कोई वस्तु जब तक विराम अवस्था में या एक समान गति में एक सीधी रेखा में रहती है तब अच्छा, एक चीज और याद रखना, पहले गति के, न्यूटन के पहले गति के नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के बारे में हम कल खूब बता चुके हैं, जड़त्व क्या होता है, मास से संबंधित चीज है जड़त्व, इनर्शिया इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, गैलीलियो साहब ने बताया था, ठीक है। तो चीज आगे चलते हैं, अब गति के दूसरे नियम के बारे में समझते हैं। अच्छा, गति के दूसरे नियम से पहले समझ, एक चीज समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दो लोग हैं जो क्रिकेट मैच ग्राउंड पे हैं, ठीक है ना, अब ग्राउंड पे दो लोग हैं, एक आदमी है, इसका नाम ए है, एक बी है। अब ए ने क्या किया कि एक थ्रो मारा, एक बॉल ली, अब बॉल ली, ऐसे ये बॉल है, ठीक है, अब बॉल का कुछ मास होगा ना, कुछ वजन होगा, उसका मास मास होगा, कुछ कुछ वेग से उन्होंने मारा, कुछ उसका वी होगा, तो बॉल ऐसा रोल करते 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 इनके पास पहुंच गई। अच्छा, एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, अगर कोई बॉल लेता है, सबने स्कूल में वो तो खेला होगा ना, जिसमें बॉल एक दूसरे की पीठ पे मारते हैं हम, ठीक है। तो जब बॉल लेता है, कोई नजदीक से मारता था बहुत तेज लगता था, थोड़ा दूर से अगर वही बॉल दूर चले जाए तो थोड़ा सा कम लगता था, क्योंकि क्या होता है कि मास तो सेम है, जब हम एक फोर्स लगा के, सॉरी, एक फोर्स से बॉल को मारते हैं तो यहाँ पे स्पीड कुछ और रहती है, मतलब उसका वेग कुछ और रहता है, आगे जाते जाते उसका वेग कम होता जाता है ना, तो फाइनल और इनिशियल वेग उसका अलग अलग होता है। जैसे बॉल है, बॉल हमने यहाँ से मारा बी के पास के लिए, तो इसका यहाँ पे स्पीड ज्यादा रहेगी, धीरे 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 कम होगी, तभी तो नीचे को गिरने लगता है, तभी तो नीचे गिरने लगता है। तो अब उसका क्या होगा कि इनिशियल स्पीड कुछ और रहती है, फाइनल कुछ और हो जाती है, इनिशियल में कुछ और, फाइनल में कुछ और, ठीक है। अच्छा, मास तो बराबर ही रहता है हर जगह पे,
तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को मोमेंटम कहते हैं। तो एक फार्मूला यहाँ से तो निकल के आ गया कि फोर्स बराबर जो होता है, एक चीज तो होता है कि उसके जो संवेग में परिवर्तन, अच्छा पी बराबर चूंकि एम और वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है संवेग। संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। तो एक चीज तो समझ में आया कि पी बराबर जो होता है वो डीपी अपॉन डी होता है। टाइम के साथ जो है संवेग बदलता रहता है। जैसे अब संवेग क्या है, कल कल बता, इसीलिए कल हमने संवेग भी बहुत अच्छे से समझा दिया था कि यहाँ संवेग समझाने में हमारा टाइम ना जाए, लेकिन एक बेसिक बेसिक चीज देख लेते हैं मोटा मोटा। जब बॉल हमने फेंकी थी, या कोई चीज है जिसमें मान लीजिए कोई कार है, कार समझ लेते हैं, बॉल वाला आप लोग उब गए होंगे वही। मान लो ये कार है, थोड़ा कार मुझसे बन नहीं रही, बस बन गई, चलो ठीक है, एक बस है। अब यहाँ से चली बस, ठीक है, अब इसमें इंजन नहीं है, इसे धक्का किसी ने लगा दिया। अब इतनी जोर का धक्का लगाया कि ये बस यहाँ से चली, लेकिन लगातार ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि लगातार वही फोर्स बना रहेगा। तो फोर्स धीरे 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 करके फोर्स कम होगा, धीरे 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 करके फोर्स कम होगा। जब फोर्स कम होगा तो उसका वेग घटेगा, क्योंकि मास तो बराबर ही रहेगा ना। तो मोमेंटम, यहाँ मोमेंटम इसका ज्यादा था, इसलिए मोमेंटम यहाँ इसका ज्यादा था, यहाँ धीरे धीरे करके मोमेंटम कम हो गया। तो एक चीज समझ में आया कि मोमेंटम टाइम के साथ कम हो रहा है। F बराबर dp अपॉन dt हो गया। ठीक है, अब एक चीज तो पता है कि P बराबर mv होता है, तो m dp अपॉन dt हो गया। ठीक है, F, और ये सब F बराबर हो रहा है। अच्छा dp मतलब क्या है, m, और p सॉरी, तो P बराबर mv होता तो m dv अपॉन dt हो गया। तो dv क्या हुआ, dv क्या हुआ, एक फार्मूला तुमने पढ़ा था, u बराबर b बराबर u प्लस at, सॉरी हमने बताया था जब गति वाला चैप्टर पढ़ाया था, ये भी बता चुका हूँ। इसको इधर भेजा तो क्या आया, b बराबर u प्लस एटी, बता u बराबर v बराबर, तो v माइनस u बराबर एटी बताया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ से लिख लेते हैं। एक फार्मूला हमने क्या बताया था, v बराबर u, सॉरी v बराबर u प्लस एटी, ये फार्मूला बताया था, ये बताया था। v माइनस u बराबर एटी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान टी, मतलब फाइनल और इनिशियल स्पीड में जो डिफरेंस है अपान टी कर लेंगे। यही तो वेग क्या है, यही तो है कि यहाँ पे कुछ फाइन मतलब इनिशियल में कुछ और है, फाइनल में कुछ और है, अपान टी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन तो है। गति में समय के साथ परिवर्तन जो होता है उसी को त्वरण कहते हैं, इसीलिए त्वरण भी पढ़ा दिया था। गति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, उसी को त्वरण कहते हैं। हमने कहा नहीं था कि एक गाड़ी, आदमी एक्सीलेटर में बैठा, उसमें गाड़ी में बैठा एक आदमी और उसने एक्सीलेटर दबा दिया, उसकी स्पीड जीरो से बढ़ के कोई 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, उसने एक्सीलरेटर कर दिया, मतलब उसकी गति में परिवर्तन ही तो हो रहा है ना टाइम के साथ, उसकी गति में परिवर्तन ही तो हो रहा है। तो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई, पी बराबर एम बी होता है, गति में परिवर्तन की बात है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की बात है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ए होता है, ए होता है। तो एक फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया कि एफ बराबर जो है एम और ए होगा, मतलब फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के समानुपाती होगा, फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के समानुपाती होगा। ठीक है, तो ये गति का दूसरा नियम है वो यही है। एक तो संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में समानुपाती है। संवेग परिवर्तन जो है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में समानुपाती है। चाहे ये याद कर लो, चाहे ये याद कर लो कि F जो है वो A से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब F जो है मतलब फोर्स वो जो है वो त्वरण के समानुपाती होता है। अगर त्वरण बदलता रहेगा उस पे फोर्स बदल उसी के हिसाब से बदलता रहेगा। ठीक है, अगर आप द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो, अब द्रव्यमान और त्वरण व्युत्क्रमणपाती नहीं है। ये अगर द्रव्यमान आप बढ़ाते हैं तो त्वरण घटाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स से, अगर समान फोर्स के लिए, ये सब बातें नहीं करते हैं, बस इतना याद रखो, F बराबर एम ए, ये सेकंड लॉ है, न्यूटन गति का दूसरा नियम है। ठीक है, और इसमें बस मैंने सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका मात्रक वगैरह एक बार पढ़ लेना आप, स्लाइड चाहे ना तो मैंने सब चीज़ें बता दी हैं, हालांकि अब कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ के भी कर लेते हैं। संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये हमने कल भी बता दिया था। P बराबर m और v है, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर की बात होती है सेकंड लॉ में, या F बराबर ma की बात होती है। तो हम ये भी बता देते हैं संवेग जो है उसमें दिशा परिणाम सदिश है, ये भी हम जो संवेग पढ़ा रहे थे तो बता दिया। संवेग ही बहुत अच्छा पढ़ाया हमने इसके पहले लेक्चर में। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे अभी कैच वाली बात हुई, अब कोई बंदा अगर आपको कैच करवाता है, थ्रो करता है, तो आप जब बॉल आपके हाथ में आती है ना, तो आप धीरे धीरे करके हाथ को पीछे खींचते हैं,
आप हाथ को पीछे क्यों खींचते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि उसके वेग में परिवर्तन हो जाए, ठीक है? आप उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा, उससे क्या होगा, उसका थोड़ा मोमेंटम घटेगा, मोमेंटम घटेगा तो आपको पकड़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यही तो है, क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय आप हाथ पीछे की ओर खींचता ताकि गेंद का संवेग थोड़ी देर से कम हो जाए। ऐसा करने से क्षेत्ररक्षक जो फील्डिंग कर रहा है उस समय को बढ़ा देता है, ठीक है? पीछे को गेंद जब आप हाथ में, जैसे आपके यहाँ पे कैच आया, मान लीजिए कोई यहाँ पे कैच बॉल आपके हाथ में आ गया, लेकिन आप हाथ खींच के यहाँ तक ले जाते हैं, टी टाइम आप टाइम बढ़ाते हैं ताकि इसका जो वेग है वो भी थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ घटता है, घटे, ताकि आपको पकड़ने में आसान हो जाए ना। जब वेग शून्य हो जाता तो आप वहीं पे इसको रोक लेते हैं धीरे धीरे करके। ये एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, गति का। सेकंड लॉ का, सेकंड लॉ का एग्जांपल एक ये भी है कि ऊंची कूद की एथलेटिक स्पर्धा में एथलीटों को या तो गद्देदार बिस्तर क्यों दिए जाते हैं? बिस्तर क्यों दिए, ऐसे कठोर उस पे क्यों नहीं? क्योंकि जब आप उस पे कूद के आप नीचे गिरे ना, आपका कोई मास होगा, कोई फोर्स, उससे कूदेंगे तो आपका क्या होता है कि यहाँ पे टी टाइम में कुछ टाइम लगता है ना नीचे डायरेक्ट जाने में, टाइम मिलेगा तो आपका वेग, मतलब वेग में डिफरेंस आएगा, जो भी आपकी स्पीड होगी उसमें थोड़ा हल्का सा डिफरेंस आएगा, तो क्या होगा कि संवेग परिवर्तन होगा। यही तो कह रहा है सेकंड लॉ, संवेग परिवर्तन होगा, उस हिसाब से त्वरण में परिवर्तन होगा, तो फोर्स में भी परिवर्तन होगा। तो उसके हिसाब से आप चोट से आप बच सकते हैं। जैसे गद्दे पे आप कूदे तो गद्दा नीचे जाने में कुछ समय लेता है ना, गद्दा नीचे जाने में कुछ समय लेता है ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा गद्दा मोटा सा होता है, उस पे आप कूदे, आप डायरेक्ट पृथ्वी पे कूदेंगे तो नीचे कहाँ जाएंगे, तो आप क्या होता है, आपके वेग को समय मिल गया, आपके वेग के समय मिल गया ना, तो आपको क्या हुआ, आपके संवेग में परिवर्तन हो गया। अब संवेग परिवर्तन के लिए अभी पूरा मैंने डीपी अपॉन dt बना के दिखाया, ठीक, उससे क्या होता है, त्वरण, त्वरण उस चेंज होता है ना, त्वरण मैंने क्या बताया, त्वरण चेंज होता है, उससे फोर्स चेंज होता है, तो आपको चोट लगने से बच जाते हैं आप, ठीक है। अब गति का तीसरा नियम देख लेते हैं। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, खूब सुना है, ये बड़ा फेमस है। कोई न्यूटन का नियम पूछो तो पहले तीसरा ही बताता है, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। वे दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं, ठीक। अब इसको कैसे समझाया जाए, एग्जाम्पल समझा दिया जाए, थोड़ा सा देखते हैं। वास्तविक समय का उदाहरण है, जब बंदूक की गोली वाला तो सुना ही होगा ना, बंदूक चलाई जाती है तो यह गोली पर आगे की ओर बल लगाती है। बंदूक जब चलाई गई तो गोली पर आगे की ओर बल लगाती है, गोली बंदूक पर समान और विपरीत दिशा में बल लगाता है। गोली इधर को निकली, ठीक है, बल इधर को लगाया, तभी तो हम जब बंदूक चलाते हैं तो पीछे को हल्का सा हाथ हो जाता है, हमारा हाथ हल्का सा पीछे को हो जाता है। वो गोली आगे गई, हमारा हाथ हल्का सा पीछे हुआ, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से कम होता है। इस बात समझे, ये बात ऐसे इस वाले समझो। अगर एक फोर्स वाली बात की जाए, एम और ए है, अब इसने कहा कि चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से बहुत अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक है, अगर इसका द्रव्य मान लो 5 × 2 करना है तब 10 आएगा। बंदूक का द्रव्यमान अगर मान लो 5 है और त्वरण 2 है तो 10 आया। अगर बहुत अधिक है इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से कम होता है, ठीक है। अब मान लो गोली का द्रव्यमान है कम है, अगर इसका गोली का द्रव्यमान 2 है तो इसका 10 लाने के लिए त्वरण ज्यादा करना पड़ेगा ना, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से बहुत कम होता है। तो बंदूक का त्वरण कम होगा और गोली का त्वरण अधिक होगा, लेकिन क्योंकि इसका मास अधिक होगा। ये समझे कि नहीं बात को, अभी नहीं समझे, एक बार फिर से करते हैं, समझ जाओगे। अब कह रहा है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब गोली निकली, गोली का कुछ अपना द्रव्यमान हुआ, ये गोली है। अब इसका द्रव्यमान हमने कह दिया m1 है, इसका त्वरण हमने कह दिया a1 है। हम अब बंदूक बनाया हमने, कुछ ऐसे बंदूक कैसे बनाए यार, ये यहाँ पे खटका है, ऐसे गोल बंदूक बना दिया ना। अब इसका कह दिया कि ये m2 है और ये a2 है। अब इसका m2 मान लिया 5 है और a2 इसका 2 है। अगर इसके इक्वल एंड अपोजिट एक्शन करना है तो ये 2 और ये 5 रखना पड़ेगा ना, मतलब इसका त्वरण अधिक, इसका त्वरण कम, इसका द्रव्यमान कम, इसका द्रव्यमान अधिक। यही बात यहाँ कह रहा है। गति का तीसरा नियम कहता है अगर आप नाव पे हैं, नाव से कूदेंगे ना, तो आप नाव को पहले पीछे करेंगे हल्का सा, क्योंकि आप आगे कूद रहे हैं, आपको बराबर करना है हर चीज को ना। जैसे नाविक आगे कूदेगा तो नाव पीछे को होगी उसी बल से। जब पक्षी उड़ता है ऊपर को तो कैसे उड़ता है, दोनों पंख से हवा को दबाता है ना, जितना, ठीक है, वो अपने पंखों से हवा को नीचे को धकेलता है, जितना धकेलेगा उतना वो ऊपर जाएगा, ऐसे समझो। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इन्हीं से पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा, ये भी बता दें आपको। बंदूक चलाना जैसे अभी बताया, नाव से कूदना भी बताया, पैर से जमीन पर चलना, जब आप पैर से
धरती पे खड़े हुई है और पैर से ऐसे करके चल रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक कैसे बताऊं, जैसे ये आदमी है, ऐसे करके कोई आदमी बना लिया, इसका ये यहाँ पे पैर बना दिया, ठीक है। ये पैर से चलेगा तो एक दूसरे के विपरीत में एक बल लगेगा ना, ठीक है। वो धरती को पीछे को धक्का देगा तभी तो आगे को बढ़ेगा। पीछे को धरती को धक्का दिया और आगे को बढ़ता चला गया, ठीक है। ये न्यूटन सब तीसरा नियम है, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन। हम गेंद फेंकी, गेंद वाला गेंद को हाथ से आगे फेंकते हैं तो हाथ पीछे की ओर एक झटका महसूस करता है। कभी आपने नोटिस किया, जब आप ऐसे करके फेंकते हैं बॉल तो एक झटका महसूस करता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। कल सब कुछ बताया था, थोड़ा सा दाब उसमें छूट गया था, तो आप एक बार दाब को भी देख लो। जो फोर्स है ना, उसके इफेक्ट को दाब कहते हैं। जो फोर्स है उसके इफेक्ट को दाब कहते हैं। जैसे मान लो एक एक यूनिट, एक एक एरिया है, मान लो ये इतना एरिया मान लिया ना, या एरिया कैसे होता है, मतलब क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल पे जो हम बल ऐसे करके लगा रहे हैं वही दाब है, ठीक है। तो हमने कहा ना, बल के प्रभाव को दाब कहते हैं। इसे किसी पिंड के 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सतह पर लंबवत रूप से कार्य करने वाले बल या प्रणोद की मात्रा को परिभाषित किया जाता है। दाब बराबर P बराबर F/A फार्मूला होता है। ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसका दाब का मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए देख लेना। पास्कल होता है। किसी बल द्वारा लगाया गया दाब बल के परिमाण और संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। दाब के प्रभाव को पिंड के पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाकर बढ़ाया जा सकता है। अब दाब का प्रभाव बढ़ाना है तो एरिया जब कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे, यही सब चीजें लिखी हैं बार बार, ठीक है। इसे बैरोमीटर नामक उपकरण, इसको मापने के लिए क्या किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। ये खूब एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। बैरोमीटर का आविष्कार टोरी शेली ने किया था, इसको देख लेना। हमने इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली थी। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। आप ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, ये बात याद रख लेना। ऊपर जाएंगे तो कम होगा, नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। पेपर में आ जाता है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज लिख लिया। जो भी है स्लाइड में एक बार पढ़ना, आपका कल्याण हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी हो या आरआरबी, जहां भी साइंस पूछो, मैं बार बार कहता हूँ, जहां भी साइंस पूछा जाता है इसके बाहर कोई आसमान से चीजें नहीं आने वाली हैं, ठीक है, याद रखना। अब घर्षण के बारे में थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि फ्रिक्शन जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी को फ्रिक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, लिख लो यहाँ पे। घर्षण वह बल है जो किसी पिंड के सतह के साथ संपर्क होने पर उसे गति को रोकने या धीमा करने की कोशिश करता है। घर्षण क्या करता है, गति को रोकने। ये रोड है, रोड पे ऐसे 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 जितनी खुरदरी रहेगी वो क्या करेगी, उसकी गति को कम ही तो करेगी, यही घर्षण है। जो इसके और इसके बीच में लगेगा वो घर्षण है। एक नियतांक म्यू जो है, घर्षण गुणांक इसको कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन के लिए म्यू रखा जाता है। एन तो जान ही रहे हो क्या है, एन क्या है, सामान्य बल है। एफ क्या है, घर्षण बल है। जब दो सतहें आपस में रगड़ती हैं तो जो बल लगता है उसे घर्षण कहते हैं। बहुत सिंपल है। दो बल सतहें आपस में रगड़ती हैं, आप दो कोई भी ईंट के टुकड़े भी उठाइए, उसको रगड़िए, उसके बीच में एक खुरदरापन होगा, फिर वो घिसेगा, वो फिर चिकनाहट की तरफ बढ़ेगा, घर्षण कम करेगा ना अपने आप को। अब घर्षण कम कर, ठीक है। अब घर्षण के प्रकार पूछा जाए तो एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब कोई वस्तु स्थिर है, स्टैटिक है, तो उसे खिसकाने के लिए, सिरकाने की कोशिश, लिखा है खिसकाने की कोशिश की जाए, मतलब फर्श पे रखा किताब जब सरकाने की कोशिश करें तो उससे पहले रोकने वाला स्थैतिक घर्षण है, ठीक है। जो कोई किताब फर्श है उस पर किताब रखी तो अपने मन से थोड़ी फिसलती रहती है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहता है। उसको खिसकाना है तो फ्रिक्शन फोर्स के इधर खिसकाना है तो इधर फ्रिक्शन भी लगता रहेगा नीचे, ठीक है। स्लाइडिंग क्या है, काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब कोई वस्तु खिसक रही है, लुढ़क रही है, मूव कर रही है, जैसे रखती हुई किताब पर फर्श जो है, जब किताब सरक रही है तो फर्श जो है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, इसको स्लाइडिंग कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। घर्षण रोलिंग क्या है, इतना अंदर आएगा नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं। आपको इतना जानना है कि मान लो पूछ लिया ये किसका उदाहरण है, जैसे कोई चीज देके कोई गोलाकार वस्तु घूमेगी तो हरदम याद रखना कि रोलिंग फ्रिक्शन है। कोई फ्लूइड पे लग रहा है या गैस पे लग रहा है तो याद रखना कि फ्लूइड फ्रिक्शन है। पेपर में ऐसे ही दे देगा कौन सा किस टाइप का फ्रिक्शन है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन कब बताओगे, जब तरल व गैस है। रोलिंग फ्रिक्शन कब बताओगे, जब गोलाकार है। गतिशील बताओगे, कोई चीज गतिशील है उसको रोकने के लिए इधर से जो फ्रिक्शन लग रहा है बल, वो फ्रिक्शन है, गतिशील फ्रिक्शन है। काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक क्या, जब स्थिर है, कैसे स्थिर है, कोई फोर्स लगा के ही तो रुका हुआ है, तो उसमें जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। द्रव जो लगाते हैं उसको घर्षण बल या कर्षण भी कहते हैं, ये भी याद कर लेना, कहीं कर्षण पूछ ले तो बता देना। द्रवों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को ही कर्षण कहते हैं।
घर्षण बल गति का विरोध करता है, अभी पहले ही बता चुके हैं। संपर्क में आने वाले सतहों पर घिसता है, ये भी बताया था। अच्छा, जब दो चीजों को घिसोगे तो उसमें कुछ गर्माहट नहीं आएगी, उष्मा उत्पन्न करता है, ये भी बताया था। वे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं उन्हें स्नेहक कहते हैं, जैसे लुब्रिकेंट घर्षण को ही तो कम करते हैं। मोबियाइल जिसको कहते हैं गाँव में, मोबिल कहते हैं गाँव में, हमारी क्षेत्रीय भाषा में। गाँव में क्या, हम लोग सभी गाँव से ही जुड़े लोग हैं। वो क्या करता है, लुब्रिकेंट एक स्नेहक होता है, चिपचिपा पदार्थ स्थित होता है और वो हीट भी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, उसकी डेंसिटी के कारण उसको वो सब चीजें भी समझोगे धीरे धीरे करके। घर्षण को कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, कोई भी सतह पूरी तरह से चिकनी नहीं होती, कुछ अनियमितताएं हमेशा रहती हैं। अब घर्षण के लाभ क्या हैं? घर्षण के कारण हम वस्तुओं को हाथ से पकड़ सकते हैं, नहीं तो चिकना रहे, ऐसा हर चीज छूटी जाए, हम पेन पकड़ के लिख ही ना पाते। ठीक है, आप मोबाइल से जहाँ से पढ़ रहे हैं, अपने पेन कॉपी किताब जो कॉपी पे लिख रहे हैं ना, सब घर्षण ही के कारण है। अगर घर्षण ना होता तो हम लिख ही ना पाते, इतना फिसलती हर चीज। घर्षण कम करने के लिए हमने कहा भाई हम स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमको हर चीज, घर्षण हमारे लिए लाभकारी भी तो है ना। घर्षण के कारण कागज पेन से आसान हो जाता है, बताया ना, जूते जमीन पे घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ठीक है, नहीं तो जो कीचड़ हो जाता है, बहुत फिसलता है, द्रव वाला घर्षण हो जाता है, जो अभी हमने बताया, लिक्विड फ्रिक्शन, तो कहाँ हम चल पाते हैं, गिरने लगते हैं, बरसात में गए फिसल गिर गए। टायर और सड़क के बीच घर्षण के कारण ऑटोमोबाइल सुरक्षित रूप से चल सकते हैं। ब्रेक शूज पर घर्षण प्रतिरोध के कारण ब्रेक लगाए जाते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये गति वाला टॉपिक हमने पूरी तरह से एक एक चीज चुन चुन के आपको पढ़ा दी है। ठीक है, आज लाभ भी हो गए न्यूटन के, आपको v बराबर u प्लस एटी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये भी बता दिया गया आपको। इनर्सिया भी बताया गया, डिटेल में सब चीज बताई हमने। असमान बल, समान बल, अनबैलेंस फोर्स के का पूरा चैप्टर बना के बता दिया हमने आपको, यहाँ तक कि हमने ये भी बता दिया कि आघात क्या है। ठीक है, इम्पल्स बताया नहीं आपको, इम्पल्स भी बता दिया आपको, मोमेंटम भी बता दिया। बस आपको चीजें करनी है, एक बार दो बार जब आप कर लेंगे तो आपका पेपर में कहीं गलत नहीं होगा, इतना डिटेल कराया जा रहा है हर चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ग्रेविटेशन पे होगा। ठीक है, जल्दी फिजिक्स हम लोग रैप अप करने वाले हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ग्रेविटेशन पे होगा, जिसमें कंपटीशन में जो भी चीजें आती हैं मैं चुन चुन के सारी चीजें करवा दूंगा आपको। प्रकाश, गतिकी, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन कहते हैं, प्रिज्म से कितने क्वेश्चन आते हैं, जो भी आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, उस पर बेसिक पहले भी करा रहे हैं। जब क्वेश्चन सीरीज करा रहे होंगे तब इन चीजों पे हम थियरी में क्यों इतना बातें हो रही हैं ये आपको पता चलेगा। ठीक है, और एक चीज आपसे बार बार कहेंगे कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा, और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, लाइक करिए आप लोग सब लोग। ठीक है, शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, और आपको एक बात और बता, कल मतलब परसों, ठीक है, टुमारो ऑनवर्ड्स, जो बच्चे आईबीपीएस के ग्रामीण बैंक की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आईबीपीएस ग्रामीण बैंक मैथ्स, या जहां भी क्वांट पूछी जा रही है, क्वांट, पहले हम लोग क्वांट करेंगे इस चैनल पर। ठीक है ना, अब क्वांट में कैसे करेंगे, आप लोग के लिए भी बैच आएगा, क्वांट में कैसे करेंगे। 10 लेक्चर तो हम करेंगे स्पीड मैथ्स पे, तो ठीक है, तो पहला स्पीड मैथ्स का लेक्चर कल आएगा, पहला स्पीड मैथ्स का लेक्चर कल आएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और स्पीड मैथ्स मुझसे सीखिए। मैं गारंटी करता हूँ कि जो चीज़ें करा रहा हूँ बहुत सोच समझ के कराई जा रही। इस पे चाहूँ तो 10 एग्जाम्पल रोमांटिक, रोमांस मतलब ऐसा कर दूं कि जैसा लगता है कि बड़ी रोमांटिक बात है, बड़ी मजा आ रही है। मजा आने की चीज़ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद रिलेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कल चीज़ें, चाहूँ तो इसके आगे मैं बताता संवेग, कि लोग ऐसे ही करा ही रहे हैं, लेकिन आप वो संवेग पढ़ेंगे, वहां समझेंगे, यहाँ लगाएंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।